हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमें फिजिक्स में, साइंस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस करना है, को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। ओके, हमारे पास में अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम कहेंगे। हम जनरली यहाँ पर 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला कैटेगरी होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, दूसरा कैटेगरी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा टाइप का सिस्टम हम देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब एक लाइन के अबाउट सिमेट्री हो तो हम जनरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, और एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है तो हम बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो हमें 3 टाइप के जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है। ओके, हम अलग अलग लेक्चर में तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, दीज आर 3 रेफरेंस एक्सिस। ये 3 हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, और इन तीनों में x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो x का, y का और z का रेंज है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। ओके, दिस x एक्सिस, x, y एंड z आर कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। इन्हें हम कहेंगे रेफरेंस एक्सिस। ओके, एंड रेफरेंस एक्सिस की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कंसिडर करेंगे। अगर ax हम लिखते हैं ax के, सो इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ax, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा ay। सो दिस ay केप is the unit vector along y axis, same as it is as the z axis will have unit vector az cap. Okay, so az cap is the unit vector along z axis. Okay, दिस आर रेफरेंस एक्सिस, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 0,0,0, इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। इसे हम कहेंगे ओरिजिन। ये 0,0,0 जो होगा इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। सारा जो हम रेफरेंस पॉइंट, किसी भी पॉइंट को अगर हम रेफरेंस देखेंगे तो वो ओरिजिन्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ओके, अगर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया है, मान लेते हैं कोई P पॉइंट कंसिडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, मतलब x डायरेक्शन में हम x मूव किए, y डायरेक्शन में y और z डायरेक्शन में हम z मूव किए। ठीक है, इसे जब ओरिजिन से मिलाते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। इसे हमने ओरिजिन से मिलाया तो हमें मिला एक वेक्टर r केप। इस r केप को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। क्या कहेंगे? आर वेक्टर को हम कहेंगे, आर वेक्टर मिला, आर केप नहीं, आर वेक्टर इज दी
position vector along of P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ओके, और ये R वेक्टर होगा x a x कैप प्लस y a y कैप प्लस z a z कैप। ओके, अगर इस R वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसे हम सिंपल R से भी लिख सकते हैं, तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ओके, इट इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ओके, सेम एज इट इज इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर। अगर आपको इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, सो इट इज इक्वल टू r vector divided by this r cap is equal to r vector divided by modulus of r, or simply written as r vector divided by r। simply हम लिख सकते हैं r vector divided by r, and it is equal to x a x plus y a y plus z a z, okay, divided by root of x square plus y square plus z स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट हैं। ओके, यहाँ ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझना है। कूलम्स लॉ हो या बायो-सावर्ट लॉ हो, ठीक है, हम इस पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसे हमने लिखा पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट है Q, जिसे हमने लिखा पॉइंट नंबर 2। ओके, इन दोनों को हमने मिलाया तो हमें एक वेक्टर मिला जिसे हमने कहा R21 वेक्टर। इसका मतलब पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। R21 वेक्टर क्या होगा? पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, इसे फाइंड करने के लिए हम 1 को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो हमको R1 वेक्टर मिलेगा, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, और 2 को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा R2 वेक्टर। ओके, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। ओके, है ना। अगर हम R1 वेक्टर फाइंड करेंगे तो इट इज़ x1 a x कैप, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 1 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और 2 जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो R1 वेक्टर हम लिखेंगे x1 ax प्लस y1 ay प्लस z1 az, जैसा मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया। ऐसे ही R2 वेक्टर क्या लिखेंगे? वो होगा x2 ax कैप प्लस y2 ay कैप प्लस z2 az कैप। ओके, अब हम यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ट्रायंगुलर लॉ। ओके, हमको पता है अगर हम लिखें O to P वेक्टर प्लस P to Q वेक्टर इज इक्वल टू O to Q वेक्टर, सिंपली। ओके, ये होगा हमारा R1 वेक्टर प्लस ये होगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा R2 वेक्टर। इस R1 वेक्टर को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो हमको मिलेगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, सो इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला हुआ, मतलब कि R21 वेक्टर हुआ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, the position of 2 relative to 1. So this R2 vector now can written as x2 ax cape plus y2 ay cape plus z2 az cape. It is the R2 minus R1 क्या हुआ? x1 ax cape plus y1 ay cape
plus z1 az cape. Okay, so this r21 vector can written as x2 minus x1. हमको पता है x डायरेक्शन को हम अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे, y डायरेक्शन को अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो y2 माइनस y1 a y cape प्लस z2 minus z1 a z cape. And if you want to find the magnitude of this r21, okay, the displacement vector simply can written as r21 is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. और अगर हमें इस r21 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इट विल बी r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r21. हम इनकी वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह हम इसका यूज़ करने वाले हैं. ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर यूजिंग यूनिट वेक्टर. ओके, रिप्रेजेंटेशन of any vector using unit vector. ओके, मतलब हमारे पास में कोई वेक्टर है a, हमने x एक्सिस कंसिडर किया, y एक्सिस कंसिडर किया, z एक्सिस कंसिडर किया और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर a है तो इसका एक x कंपोनेंट होगा ax, एक y कंपोनेंट होगा ay और z कंपोनेंट होगा az. ओके, सो दिस a वेक्टर कैन रिटर्न एज ax कैप प्लस ay कैप प्लस az cape. Okay, you can represent any vector using unit vector. It is very important concept and very useful also to understand the concept of vector and to calculate the vector. Okay, to perform different operation on vectors. हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत हेल्पफुल होता है. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल तरीका है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. ओके, so it is very easily you can find, and you can also find the unit vector. So it is a vector divided by magnitude of a. This basic concept are very important. Okay, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ही हम EMT के सारे कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं. ओके, तो ये वीडियोस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे EMT को समझने में. ओके, यहाँ पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की. लेक्चर बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है. क्यों? क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 3D 12th में पढ़ते हैं, पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ही स्टडी करते हैं. और इनका यूज़ मैथमेटिक्स में भी है, M1 M2 M3 में इनका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं. वेक्टर जो फंक्शन होते हैं उन्हें इंटीग्रेट करने, डिफ्रेंशिएट करने में हम इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं. थैंक यू वेरी मच.